स्क्रीन पर देखा होगा, एक बॉडी स्टार्ट कर रही 100 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही 10 सेकंड के लिए, और फिर उसके बाद 200 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही 20 सेकंड के लिए सेम लाइन में। आपको बताना है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ दैट पार्टिकल। उस पार्टिकल की एवरेज स्पीड क्या है बेटा, यू हैव टू फाइंड इट आउट। ओके, किसी एक का आंसर आ गया 100। और किसी का है बेटा? अच्छा 10 है, ओके ठीक है। बड़ा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, सिंपल सा ही है। आपसे बोला गया कि कोई बॉडी स्टार्ट कर रही 100 मीटर पर सेकंड से और 10 सेकंड के लिए मूव कर रही है, और आपसे एवरेज स्पीड पूछा गया। सीधी सी बात है, आपसे यहाँ पर एवरेज स्पीड की बात हो रही है। टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड आपको क्या करना है बेटा, आपको निकालना है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है अपॉन टोटल टाइम, ये चीजें आपको फाइंड आउट करनी है बेटा, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम। सो हाउ टू फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस के आपको क्या करना है बेटा, टोटल डिस्टेंस के आपको सीधे सीधे केवल इतना लिखना है 100 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड। तो भाई स्पीड पता है, टाइम पता है, स्पीड इंटू टाइम करोगे डिस्टेंस आ जाएगा। तो 100 इंटू 10 प्लस ये देखो बेटा 200 मीटर पर सेकेंड 20 सेकेंड, ठीक है ना। तो 200 इंटू 20 अपॉन टोटल टाइम टेकन, इट इज 10 प्लस 20। ये कितना आ रहा है बेटा 1000 प्लस 4000। केवल एक आंसर मेरे पास सही आया है 500/3। देखो आप लोग क्या गलती कर रहे हो बेटा, 166.6 भी सही आंसर है बेटा, ठीक है सही, मीटर पर सेकंड। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। हाँ 166.66 मीटर पर सेकंड। तो दिस इज हाउ टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड इन एनी केस। किसी भी केस में इस तरह से आप एवरेज स्पीड निकालते बेटा। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया था जस्ट अभी। अब इसके आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। किसी को कहीं भी दिक्कत होगी बेटा पूछ लेना, और आप मुझे मैसेज करना केवल मेरी उस आईडी पर जिस आईडी पर मेरा वीडियो ऑफ है और ऑडियो कनेक्टेड नहीं है ना, क्योंकि दूसरा जिससे मेरा ऑडियो वीडियो चल रहा है वो बेटा स्टैंड पर रखा हुआ है बैक करके, सो दैट्स व्हाई उसको मैं देख नहीं पाऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि कोई एक स्टेटमेंट लिखता हूं मैं, थोड़ा सा लेंथी है। A car starts from rest. A car starts from rest. ठीक है, एक कार स्टार्ट कर रही बेटा रेस्ट से, एंड इट मूविंग with an acceleration 8 meter per second. With acceleration 8 meter per second and acquires a velocity. Acquires a velocity. उस कार के पास अपनी एक वेलोसिटी आ जाती है, that is nearly 10 meter per second मान लेते हैं उसको, ठीक है। वेलोसिटी की जगह हम ये लिखते हैं for 8 meter acceleration per meter per second square for 10 second, ठीक है। A car starts from rest with an acceleration 8 meter per second square for 10 second. 10 सेकंड के लिए मूव करता है बेटा, and after that it runs, after that it runs with constant velocity, constant velocity। उसके बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी से रन करता है
फॉर कितना टाइम ले लिया जाए इसका, चलो कुछ नहीं देते हैं, इतना काफी है। अब ये इंफॉर्मेशन देते हैं, वेलोसिटी एंड फाइनली comes to rest by applying brake in 64 मीटर। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है बेटा आपके पास क्वेश्चन का कि एक कार स्टार्ट कर रही रेस से, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के लिए 10 सेकंड के लिए मूव करता है, उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है और फाइनली उसको रेस्ट में ले आ जाता है ब्रेक लगा करके। ठीक है, ब्रेक लगाने के बाद ये रेस्ट में आ जाता है कितना, 64 मीटर डिस्टेंस कवर करके। वी आर डिस्कसिंग द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आपको पता होगा हम उसी टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो चाहे वो एक्सेलरेशन यहाँ पर गिवन हो बेटा, चाहे ब्रेक लगाने के बाद रिटार्डेशन क्यों ना आए। ठीक है ना, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि काइनेमेटिक इक्वेशन वैलिड है यहाँ पर। ठीक है ना, ये सिचुएशन है। अब आपको यहाँ पर अगर ये दिया जाए इफ द टोटल डिस्टेंस, इफ टोटल डिस्टेंस इस कार में कवर किया बेटा was 584 meter, then find रिटार्डेशन कितना था उसमें, रिटार्डेशन कितना आया, then find रिटार्डेशन एंड एवरेज स्पीड भी निकालो, एवरेज स्पीड ऑफ द कार। ठीक है, दिस द क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व। कोई ऐसा तो नहीं जो फर्स्ट क्लास यहाँ अटेंड कर रहा है। सर आई एम नॉट गेटिंग द ऑडियो सो आई एम रिकनेक्टिंग। ओके बेटा ठीक है, आपको मेरी ऑडियो आ रही, बाकी लोगों को आ रही, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना बेटा? यस सर। ओके गुड सर, आई एम फर्स्ट टाइम हियर निर्भय। ओके बेटा ठीक है, दिस इज सेकंड क्वेश्चन। यस ये सेकंड क्वेश्चन है बेटा। सूर्य का आंसर आ गया, रिटार्डेशन -50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा। जो फर्स्ट टाइम है डोंट वरी, हमने ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं है, थोड़ा बहुत बेसिक टर्म्स बताया और काइनेमेटिक इक्वेशन बताया बेटा। एंड ऑल थिंग्स अवेलेबल, लिंक है आपके पास, हम शेयर कर देंगे आपके साथ। रिटार्डेशन -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, रिटार्डेशन आप लोग बड़ी जल्दी निकाल लिए, चलो अच्छी बात है। समझ में आ गई, मतलब ये समझ लो कि आपने कार उठाया, कार को स्टार्ट किया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से 10 सेकंड के लिए मूव कराया, उसके बाद फिर एक्सेलरेशन को खत्म कर दिया, एक्सेलरेटर से अपना पैर हटा लिया और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है कुछ देर के लिए, और फिर आपने ब्रेक लगाया और ब्रेक लगाने के बाद 64 मीटर कवर करके आप रेस्ट में आ गए। ये सिचुएशन है क्वेश्चन की बेटा। ठीक है, अब आपसे पूछा गया व्हाट इज द रिटार्डेशन एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो डू इट, देखते हैं कितना आता है। एनीबडी एल्स, किसी और का आंसर आया? चलो मैं बताता हूँ बेटा कैसे करना है इसको। देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन के 3 पार्ट है बेटा। 3 पार्ट का मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि मान लो कार ने पॉइंट ए से स्टार्ट किया विद वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। कार ने ए से स्टार्ट किया विद वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, ए से गया ये बी पर बेटा, कितनी देर के लिए, 10 सेकंड के लिए, और कितने एक्सेलरेशन से, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। ए से गया बी पर, ठीक है, ए से गया बी पर 10 सेकंड के लिए मूवमेंट हुई 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। तो जब ये यहाँ पर पहुंचेगा तो इसके पास पहले कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगी पॉइंट बी पर। ठीक है, जब तक आपने उसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया तब तक कार मूव करेगा। ठीक है, तब तक कार मूव करता रहेगा, और जैसे एक्सेलरेटर को हटा दो, मतलब वेलोसिटी स्पीड अप होता रहेगा, जैसे एक्सेलरेटर आप एक्सेलरेशन हटाओगे वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी।
आफ्टर दैट ये कुछ देर तक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहा। तो जो भी वेलोसिटी यहाँ पर थी बेटा बी पर जो भी वेलोसिटी थी वही वेलोसिटी यहाँ पर भी आएगी। वी हैव टू कैलकुलेट। ओके, सेम वेलोसिटी में यहाँ पर मिलेगी। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आपने ब्रेक और ब्रेक लगा के आप आगे रुके यहाँ पर। फाइनली यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी बेटा वो होगी 0 मीटर पर सेकंड। और आपको ये पता चल गया कि 64 मीटर है। एंड एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इज गिवन हियर, AB plus BC plus CD it is AB plus BC plus CD it is 584। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये सिर्फ क्वेश्चन जो मैंने इतना बड़ा सा लिखा हुआ है ये इसका कंक्लूजन है बेटा। A से B तक गया 10 सेकंड की 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, फिर उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी से और फिर उसके बाद रिटार्ड हुआ। ठीक है, अच्छा बात एक और यहाँ पर करते हैं रिटार्डेशन की। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रिटार्डेशन? Negative acceleration. हाँ बेटा, Negative acceleration. नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, और कोई कुछ बोल रहा था क्या? एवरेज स्पीड वाज 29.9 मीटर पर सेकंड। ओके बेटा, चेक करते हैं। हाँ, सो मतलब आपका कहने का ये है कि एनी ऑब्जेक्ट हैविंग नेगेटिव एक्सेलरेशन हैज अ रिटार्डेड मोशन। No, sir. ओके, गुड। अभी किसी और ने बताया एक्सेलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। यस, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नेगेटिव एक्सेलरेशन मींस रिटार्डेशन, दैट इज द रॉन्ग कांसेप्ट। अब देखो क्यों, साइन कन्वेंशन अभी तक शायद मैंने आपको पढ़ाया कि जब मैं ग्रेविटी स्टार्ट करूंगा, मोशन अंडर ग्रेविटी, तब आपको पढ़ाऊंगा वहां पर। बट स्टिल एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। जब आप किसी एक्सेलरेशन डिक्रीजेस, नहीं बेटा डिक्रीज, वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट? मतलब एक्सेलरेशन चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बट इट रिमेन कांस्टेंट। इन दैट ऑल केसेस वी आर डिस्कसिंग दिस। ठीक है ना? हमारे सिलेबस में अभी तो हम लोग कर रहे हैं वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इट इज नॉट गोइंग टू वेरी, मींस इट विल नॉट इंक्रीज और डिक्रीज। वेलोसिटी विल इंक्रीज डिक्रीज, displacement will increase decrease, doesn't matter, but acceleration remain constant। ये हमारे सिलेबस, ये हमारे टॉपिक है बेटा। ठीक है, जिस टॉपिक के अंदर हम ये सारी बातें कर रहे हैं। और रही बात रिटार्डेशन की बेटा। हाँ बेटा, ललित कुछ बोल रहे हो आप? नो सर। ओके, सो बात आती है रिटार्डेशन की, राइट? तो रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है एक्चुअली? रिटार्डेशन का मतलब होता है बेटा जब किसी पार्टिकल का स्पीड, जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज करे, वेलोसिटी डिक्रीज करे। अगर मान लो आपने एक पार्टिकल को कुछ हाइट से ड्रॉप किया, ड्रॉप करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो, आपने छत से एक पत्थर को नीचे छोड़ दिया। एट दैट इंस्टेंट उस स्टोन के पास जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। मानते हो इस बात? जी लग रहा है ना, जी, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रहा है उसके अंदर। लेकिन उसका मोशन एक्सेलरेटेड है बेटा, उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, जैसे जैसे वो नीचे आता है उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। मतलब क्या हो, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब रिटार्डेशन नहीं होता है। रिटार्डेशन तब होता है जब आप जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। ठीक है, सो रिटार्डेशन डजंट मीन दैट कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज नेगेटिव। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि एक ऑब्जेक्ट जिसके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन है, क्या उसका स्पीड बढ़ सकता है, क्या उसकी वेलोसिटी बढ़ सकती है? ऑफ कोर्स बढ़ सकता है भाई। जब आप किसी स्टोन को किसी हाइट से ड्रॉप करते हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है लेकिन उसकी स्पीड बढ़ती है बेटा। सो दिस इज द मैंडेटरी थिंग। वी विल डिस्कस अबाउट द साइन कन्वेंशन लेटर। जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी स्टार्ट करेंगे तो वहां पर आपको साइन कन्वेंशन बताएंगे और सारे साइन का मतलब भी बताएंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव, फील भी करेंगे हम उसको। एंड वापस अपने इस क्वेश्चन पर आते हैं। ये सिचुएशन थी हमारे पास, हमसे पूछा गया था व्हाट इज द रिटार्डेशन। So to find out the retardation, we must have an idea about this velocity। हमें ये velocity पता होना चाहिए बेटा, राइट? ये velocity पता होगा तभी हम क्या करेंगे, रिटार्डेशन फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये velocity पता लगाने के लिए हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे, आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे बेटा पोर्शन ए बी। जो भी पॉइंट्स आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगते हैं उसको नोट करते जाना बेटा, ठीक है? जैसे मैं कुछ कोई चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ नया आपको मिलता है, उसको आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी, उर्दू जो भी आती है। ठीक है, बात यहाँ पर करते हैं फॉर पोर्शन ए बी।
ए बी की बात करते हैं। अब इस पोर्शन में क्या है बेटा, पार्टिकल ने रेस्ट से स्टार्ट किया, 10 सेकेंड तक मूव किया, पहुंच गया बी पर, तो आप लिखोगे वी बी इज इक्वल्स टू यू ए प्लस ए टी। ठीक है ना, क्योंकि हमें टाइम पता था बेटा, हमने v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी यहाँ पर यूज किया। v भी हमारा कितना है बेटा, v है, u a हमारा कितना है, 0 है, एक्सेलरेशन 8 था, टाइम 10 सेकंड था, तो वो वेलोसिटी होगी बेटा 80 मीटर पर सेकंड। कितनी वेलोसिटी आ गई यहाँ पर, 80 मीटर पर सेकंड। चलो इसको लिख दिया हमने 80 मीटर पर सेकंड। अगर ये 80 मीटर पर सेकंड है तो पॉइंट सी तक इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, 80 मीटर पर सेकंड रहेगी, क्योंकि बी सर से क्या हो रहा है बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ध्यान देना इन चीजों को, ठीक है ना। तो हमने बी पर वेलोसिटी निकाला और बी से सी तक उसकी वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड। ओके फाइन। नाउ बिकॉज़ आपसे बोला गया तो व्हाट इज द रिटार्डेशन, कंसीडर द सीडी पोर्शन फॉर पोर्शन सीडी। अगर हम सीडी पोर्शन की यहां पर बात करेंगे बेटा, तो इन दैट केस आपको दिख रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी 80, फाइनल वेलोसिटी 0, डिस्टेंस कवर्ड 64, रिटार्डेशन पूछा गया है। यूज दिस v स्क्वायर vc स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी vc नहीं vd, क्योंकि इसके लिए फाइनल वेलोसिटी ये c से d पर गया तो फाइनल वेलोसिटी vd हो गया। vd स्क्वायर इज इक्वल्स टू vc स्क्वायर प्लस 2as। अब vd क्या हो गया बेटा, 0 हो गया, तो इसको 0 लिख दिया। इनिशियल वेलोसिटी कितना है 80, 80 का स्क्वायर लिख दिया प्लस 2 into a into 64। ठीक है बेटा, तो ये हो गया 80 into 80 अपॉन 64 into 64 into 2 is equals to a। तो you are going to get something like सॉरी एक ही 64 है तो नहीं है बेटा, स्क्वायर नहीं है वहां पर, 64 into 2, तो ये कैंसिल हो गया ये दोनों मतलब, और ऊपर बेटा a इक्वल्स टू बचा 100 अपॉन 2 दैट इज -50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस क्यों लगाया बेटा, क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए इसको। ठीक है, बोलो बेटा समझ आया, कोई दिक्कत कहीं पर किसी को? यस सर। सर हाँ बेटा। सर जो ये आपने वेलोसिटी निकाली, तो सर हम एक्सेलरेशन के इक्वल रख के v बाई टी करते हैं, तो सर एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करते हैं 8 और t की वैल्यू पुट करते हैं 10, तो सर हमारी वेलोसिटी आ जाती है सर 80 मीटर। इसके लिए क्या सर ऐसे कर सकते हैं क्या? नहीं सर, आपने शुरू में निकाली है ना सर ये 80 मीटर। हाँ सर, तो वैसे कर सकते हैं क्या? वेलोसिटी एट पॉइंट डी में निकालने के लिए बेटा, हाँ सर, तो आपने क्या बोला, क्या करना है? एक्सेलरेशन के इक्वल रख देना है सर v बाई इसको टी, तो t की वैल्यू पुट करनी है। ओके, एक्सेलरेशन होता है ना सर। समझ गया आपका क्वेश्चन। देखो आपने मुझसे पूछा कि अगर हम यहाँ पर सीधे ऐसे लिख देते कि a इज इक्वल्स टू v बाई टी लिखते, और जो वेलोसिटी था, लेकिन वेलोसिटी तो निकालना था, आप अच्छा क्या करते, आप यहाँ पर सीधे a लिखते इंटू टी कर देते इक्वल्स टू v कर देते और आपको आंसर मिल जाता। आप ऐसा बोलना चाहते हो ना? यस सर। देखो ये फॉर्मूला वैलिड है ओनली व्हेन, दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज 0। एक्चुअली बेटा एक्सेलरेशन v बाई टी नहीं होता, पहले तो अपने दिमाग से ये बात निकालो कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता नहीं, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब एक्चुअली a इज इक्वल्स टू डेल्टा v बाई डेल्टा t होता है बेटा, ये हमेशा याद रखना, v बाई t नहीं, किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करके एक्सेलरेशन नहीं आता है। इट इज द चेंज इन वेलोसिटी इन सम पर्टिकुलर टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। तो जब भी आप a इंटू टी करोगे, अगर आप यहाँ पर मान लो, तो आपको क्या मिला बेटा, चेंज इन वेलोसिटी मिल रहा है, ना कि वेलोसिटी मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपको, चेंज इन वेलोसिटी ना कि वेलोसिटी। समझ आ रही बात है ना? और ये चेंज इन वेलोसिटी होता है बेटा v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो अल्टीमेटली बात वही बनती है बेटा। समझ आई बात? लक्ष्य क्लियर है? यस सर। हाँ, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v बाई t नहीं, बल्कि आपको ये याद रखना है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन, नॉट वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है ना, ये हमेशा याद रखना। चलो हमने ये रिटार्डेशन निकाला बेटा, रिटार्डेशन आ गया, किसी और को कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी अभी तक, क्योंकि सिंपल सी बात हो रही थी। बात अभी यहाँ पर ये है कि व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड की बात करें तो सबसे पहले अगर हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखते हैं बेटा, तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है, दैट इज आल्सो वेरी सिंपल थिंग, है ना, क्वेश्चन में ही आपको दे रखा है बेटा। टोटल डिस्टेंस बोला 584, ठीक है, क्वेश्चन में दिया था, लास्ट स्टेटमेंट मैंने लिखा था टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया है 584 मीटर। अब बेटा आपको ये निकालना है टोटल टाइम। तो टाइम के लिए क्या करना है, आपके पास तीन पोर्शन है, ए बी सी और सी। अब अगर हम यहाँ पर बात करें ए बी के लिए टाइम कितना लगा होगा, तो ए से बी के लिए टाइम तो हमें पता ही था बेटा, ये कितना है 10 सेकंड, क्वेश्चन में ही गिवन था। सीडी की बात करते हैं, सीडी के लिए कितना टाइम लगा होगा, तो सीडी के लिए जब आप टाइम निकालोगे आप अप्लाई करोगे वीडी इज इक्वल्स टू वीसी माइनस माइनस क्यू प्लस एटी, बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे। तो यहां से बेटा वीडी आपको मिल रहा है 0, वीसी आपको मिल रहा है 80 माइनस 50 टी, तो जो टाइम आपको मिला कितना मिला 8/5 सेकंड्स। ठीक है बेटा, ये टाइम आपको मिलेगा सीडी पोर्शन के लिए। अब एक पोर्शन इसका और बच रहा है एंड दैट इज बीसी। बीसी के लिए कितना टाइम आएगा बेटा, बीसी के लिए टाइम कैसे निकालते हैं, अब बीसी पोर्शन का बात मैं नीचे करता हूं। तो सबसे पहले बीसी में क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है बेटा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना है आप। तो बीसी आपको मिलेगा कितना, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो बीसी आपको मिलेगा 584 माइनस एबी माइनस सीडी। बोलो इतनी बात हमने सही लिखी बेटा, जो बीसी की कितनी आएगी 584 में से एबी और सीडी को माइनस करना। अच्छा एबी कितना है, अब एबी का डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा, चलो निकाल लेते हैं। एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो बचा केवल हाफ एटी स्क्वायर। अगर मैं डायरेक्ट लिखता हूं बेटा तो कोई बात नहीं, कहीं अगर कोई कंफ्यूजन होती है आप पूछ सकते हो। 100, ये कितना आएगा बेटा 400 मीटर, 400 मीटर चला गया बेटा 10 सेकंड में ये। ठीक है, हमने एबी पोर्शन के एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज किया, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज किया बेटा, और यू क्या था 0 था, तो यूटी वाला पोर्शन 0 हो गया, बचा केवल हाफ एटी स्क्वायर। हाफ एटी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि आपने यहाँ पर एक्सेलरेशन को 8 रखा, टाइम को 10 रखा, 10 का स्क्वायर हो गया 100, 100 into 800/4 400 आ गया आपको एबी की वैल्यू। और सीडी आपको दिया है बेटा 64, तो कितना हो गया ये 584 माइनस 400 माइनस 64, कितना आ गया बेटा ये 120 0 to 1 120 मीटर बेटा। अब अगर 120 मीटर आ गया तो इसके लिए टाइम कितना लगा होगा, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना हो गया बेटा 120 मीटर, और स्पीड कितना था 80 था। ये कितना आ गया, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 3/2 आ, ठीक है ना। तो ये टाइम 8/5, ये टाइम 3/2, ये टाइम 10 सेकंड, पुट हियर टोटल टाइम। टोटल टाइम जब आप यहाँ पर पुट करोगे बेटा आपको मिलेगा 10 प्लस 8/5 प्लस 3/2, और फिर इसको सॉल्व करिए। 584 अपॉन 10 प्लस 8/5 का मतलब कितना होगा बेटा 1.6 प्लस 1.5, ये आपको मिलेगा 584 अपॉन 13.1। अब इसको सॉल्व करोगे जो आएगा वो आंसर जाएगा। कैलकुलेशन आप कर लोगे, इतने अच्छे इंसान हो आप, कर लोगे ना। बोलो कहीं किसी को कोई दिक्कत, तीनों पोर्शन को अलग अलग सॉल्व किया और जो हमसे पूछा गया था वो फाइंड आउट किया बेटा। बोलो बेटा, बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। तो इस तरह से बेटा देखो इसमें क्या था ना, ये वाला मोशन हमारा एक्सेलरेटेड था, ये रिटार्डेड था, ये यूनिफॉर्म था। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया जिससे आपको ये समझ में आए जब एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो v = u + at वगैरह लगा लेंगे। यूनिफॉर्म मोशन होगा तब वहां पर नॉर्मल हमने क्या लगाया भाई, टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्यों, ये चीज ध्यान रखना ना, जिस पोर्शन में जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाना आपको, इसीलिए क्वेश्चन लिया था बेटा आपसे। ठीक है, बाकी और भी चीजें अभी क्लियर होंगी जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करेंगे। ये तो अभी जस्ट एक ये समझ लो कि ट्रेलर है, बाकी वहां पर आएंगे बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया कंसेप्ट, बढ़िया फॉर्मूले भी बनेंगे वहां पर, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमने आपसे बात करी थी एक बार पिछली क्लास में कि nth सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है कोई पार्टिकल, nth सेकंड में कितना डिस्टेंस।
सर टाइम फॉर सीडी में क्यों नहीं आया, नेगेटिव क्यों नहीं आया बेटा? टाइम टाइम नेगेटिव, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता बेटा। टाइम हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। टाइम कभी वापस नहीं जाता, तो टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है बेटा। ठीक है ललित? किसी भी सिचुएशन में, इवन आपकी एनसीईआरटी में, जो एनसीईआरटी भी आप पढ़ रहे हो, क्लास 11th की एनसीईआरटी का जो चैप्टर है जिसमें काइनेमेटिक्स गिवन है, उसमें जितने भी ग्राफ आपको दिए गए ना, सारे ग्राफ में मिस्टेक। अब उन ग्राफ्स को देखना, वो सारी ग्राफ बेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहे, जो ओरिजिन है, ओरिजिन के पीछे से टाइम को इंडिकेट, वो सारे ग्राफ करेक्ट हो सकते, करेक्ट हो सकते हैं जब आप क्या करोगे बेटा, कोई और रेफरेंस पॉइंट लोगे। ठीक है ना? तो उसमें और कुछ आंसर में भी प्रॉब्लम है बेटा। जैसे कल एक क्वेश्चन मैंने दिया था एनसीईआरटी का, आपने बोला कि एनसीईआरटी में आंसर 1250 दिया हुआ था, कुछ ऐसे दिया हुआ था, बट मेरा कुछ और आया था, 475 के आसपास आया था ना। तो वो थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हैं उसमें, उस चैप्टर में स्पेशली। ठीक है, क्वेश्चन वहां से देखो, आंसर नहीं, कंसेप्ट अपना लगाओ। ठीक है, और अगर आपको वेरीफाई करना है तो यू कैन चेक दैट आंसर ऑन, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है, कहीं भी चेक कर सकते हो। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है उसमें, तो मैंने आपको nth सेकंड में कुछ एक बात बताई थी कि nth सेकंड में कोई पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करता है, ऐसे का फॉर्मूला डिराइव कराया था, आपको याद होगा। ठीक है, अब हम उसी कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है हमारे पास बेटा, a body covers a body covers 10 meter in second सेकंड, ऐसे लिखूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, ऐसे लिखता इन सेकंड and 25 meter in fifth second, in fifth second. Then find out uh, a distance at 7 seconds. At 7 seconds. क्वेश्चन समझ आया बेटा? अच्छा, मैं छोटा, आपको जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो क्लियरली दिखाई पड़ रहा है ना? छोटा होगा तो बताना, थोड़ा बड़ा लिख दूंगा। A body covers 10 meter in second, 25 meter in fifth second, ठीक है ना? And then find out the distance of 7 seconds. 7 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये बताना है। बोलो बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूले बताएं आपको। हमारी क्लास में नियरली 45 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मुझे मैसेज कुछ ही का मिलता है, गिने चुने लोगों का। बाकी लोगों के साथ क्या समस्या भाई? समझ नहीं आता है, बोलना नहीं चाहते। चलो मान लो, हमने मान लिया बोलना भी नहीं चाहते, लेकिन मैसेज करना तो आसान है ना। निर्भय का आंसर है 35 मीटर। ओके भाई, मैसेज करना तो आसान है यार, मैसेज ही कर दिया करो, सर जी इतना आया, इतना नहीं आया, ये समझ आया, वो नहीं समझ में आया, है ना? चुपचाप बैठे रहते हो। एनीबॉडी एल्स का आंसर आया? निमिष, आपका आंसर आया? निमिष है क्लास में? अच्छा, कुछ लोगों के साथ नेटवर्क इश्यू है। चलो बेटा, बताता हूँ कैसे करना है। जब आपको जवाब नहीं देना है तो मैं बताता हूँ, बट स्टिल you must have to be involved in the proper interaction, क्योंकि बिना इंटरेक्शन के क्लासेस में अच्छा नहीं लगता है। एक और आंसर है 70 मीटर। ओके, अनन्या, प्रतिमा, आर्यन। ओके, ठीक है।
गुड। ललित, ठीक है, ओके। देखते हैं कैसे करना है इसको। आपसे बोला गया अ बॉडी कवर 10 मीटर इन सेकेंड सेकेंड। सेकेंड सेकेंड मतलब nth सेकेंड की बात हो रही है, और nth सेकेंड के बारे में मैंने आपको समझाया था, एक और आंसर आया 68.33, ठीक है बेटा। फॉर्मूला क्या लगेगा, यू विल अप्लाई Sn इज इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला, this is the formula when an object is going to cover some distance at nth second। अगर कोई ऑब्जेक्ट nth सेकंड में कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है तो Sn will be equal to u plus a by 2 2n minus 1। अब आपसे यहाँ पर ना तो u पता है ना तो a पता है, आपको सिर्फ क्या पता है, सेकंड सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो चलो देखो, एक इक्वेशन बनी 10 is equals to u plus a by 2, और यहाँ पर आपने रखा 2 into 2 minus 1, 4 minus 1 that is 3 by 2। So 10 is equals to u plus 3a by 2 and multiply by 2 you will get 20 is equals to 2u plus 3a। This is the first equation। बोले ये इतनी बात समझ में आई ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा, सिंपल सा है। ओके, सूर्या का भी आंसर आया, आदित्य का भी आया, यशिक, गुड गुड। ऐसे आप मैसेज करते रहो, आप इंटरेक्ट होते रहो, ज्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा सा मुझे भी लगता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ। देखो Sn is equals to u plus a by 2 3n minus 1 हो गया बेटा। तो अब यहाँ पर हमने सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन अप्लाई किया, जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी यहाँ पर इट वाज 10 मीटर इन सेकंड सेकंड, एंड जो सेकंड कंडीशन है बेटा 20 मीटर इन द फिफ्थ सेकंड। अब सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाएंगे, बिकॉज़ वी हैव टू अननोन मींस व्हिच वन, द फर्स्ट वन इज u, सेकंड वन इज a। u इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये अननोन है, दो अननोन को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए बेटा। 25 वाला भी लिखते हैं, तो 25 इज इक्वल्स टू u प्लस a by 2 u plus a by 2 2n minus 1, तो 2 into 5 minus 1, तो ये मिला आपको 25 is equals to u plus 9 a by 2, and finally the equation will be 50 is equals to 2u plus 9a। ये हो गया बेटा सेकंड इक्वेशन। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, u निकालो और a निकालो। तो आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, सेकंड माइनस फर्स्ट कर दीजिए बेटा, आपको मिलेगा 50 is equals to 2u plus 9a, और माइनस 20 is equals to 2u plus 3a। माइनस माइनस हो गया, 2u कैंसिल हो गया बेटा, 30 is equals to 6a। तो एक्सेलरेशन आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ दैट पार्टिकल। ये हो गया बेटा एक्सेलरेशन उस पार्टिकल का चयन। गुड। अब इसके बाद आगे की बात करते हैं। एक्सेलरेशन मिल गया, वेलोसिटी निकाल लेते बेटा। वेलोसिटी निकालते किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चलो सेकंड फर्स्ट में पुट कर देते। फ्रॉम फर्स्ट यू विल गेट 20 is equals to 2u plus 3 into 5, क्योंकि 5 इसका क्या है बेटा एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो 20 minus 15 is equals to 2u, तो u मिल गया आपको 5/2 मीटर पर सेकेंड। तो आपको पता चला ये जो सिचुएशन क्वेश्चन में दी गई है, इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 5/2 मीटर पर सेकंड है और ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। ठीक, अब आपसे बोला गया था व्हाट इज द डिस्टेंस एट 7 सेकंड। 7 सेकंड में कितना डिस्टेंस होगा, तो 7 सेकंड के लिए बेटा उसका फॉर्मूला लगाएंगे, सेवोक्टिया का भी है। ठीक, गुड। अब ये आपने लिख लिया होगा, मैं थोड़ा सा रिमूव करके यहाँ पर 7 सेकंड की बात कर लेता हूँ, इस इक्वेशन को हटा करके फर्स्ट। ठीक है, अब जब आपसे 7 सेकंड की बात करेगा बेटा, मतलब आप लिखोगे S7 इज इक्वल्स टू, अब आपको u पता है, u पता है कितना 5/2, आपको a भी पता है कितना 5/2। कितनी देर के लिए बेटा 7 सेकंड के लिए, 2 into 7 minus 1, तो 5/2 प्लस 5/2 into 30, तो ये कितना आएगा बेटा 14 into 5/2, एंड द फाइनल आंसर इज 35 मीटर। तो 35 मीटर इज करेक्ट। बाकी लोगों ने जो आंसर दिया बेटा चेक करो कहां गलती करी। ठीक है, बाकी लोगों ने जो गलती करी है चेक करो कि वो गलती आपने कहां पर की है, क्या मिस्टेक हुई आपसे,
या अगर कोई मिसकंसेप्शन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो उसको पूछो, क्लियर करो, ठीक है ना, शांत नहीं बैठना है। कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क, छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, आप कुछ भी पूछ सकते हो बेटा, यहाँ पर बस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। हाँ बेटा, क्या में सर 71 यू लिखा है? कहाँ पर ये? यस सर। एक सेकंड, एक सेकंड बेटा, इसको मैंने क्या किया ना, 5/2 को कॉमन ले लिया, 5/2 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 1 + 30, मतलब 5/2 इंटू 40, और इसको फिर कैंसिल कर दिया 7। समझ आया? यस सर। दैट वाज द आंसर। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस इन 5 सेकंड, ये पूरी इंफॉर्मेशन ऐसे दिया होता, बोलता है डिस्टेंस इन 5 सेकंड। अगर बोलता है इन 5 सेकंड, ठीक है ना, देन व्हाट यू विल डू। अब बेटा इन का मतलब आपका फॉर्मूला बदल गया, अब आपसे ऐड की बात नहीं कर रहा, इन की बात कर रहा, तो आप क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड्स। तो आपको u और a पता चल गया, आप लिखोगे s = 5/2 इंटू टी, कितना 5 सेकंड बोला गया, 5 प्लस 5/2 इंटू, सॉरी 5/2 हाफ इंटू a, मतलब 5 इंटू टी स्क्वायर 25। तो आप इसको लिखोगे 25/2 प्लस 25/2 इंटू 5, 25/2 को बाहर ले लिया और यहाँ पर आया 1 प्लस, अच्छा बाकी लोगों की गलती मुझे समझ आ गई, 1 + 5, तो ये आ रहा बेटा 75 मीटर। 75 meter is the distance traveled by that particle, हाँ बिल्कुल, सेकंड इक्वेशन बेटा, distance traveled by the particle in 5 second, it was 75 meter। देखो in 5 second 75 मीटर आ रहा है, और ये in 5th second, add 5th second की बात अगर कर रहा है तो कितना आ रहा है बेटा, 25 मीटर। मतलब 5th second का मतलब हुआ 5th second, मतलब 5 सेकंड से लेकर 4 से लेकर के 5 सेकंड के बीच, 4 से लेकर 5 सेकंड के बीच में जो डिस्टेंस कवर किया वो 5th सेकंड हुआ। 5th सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया उसने। जैसे फर्स्ट सेकंड की बात करता तो 0 से लेकर 1 सेकंड के बीच में, सेकंड सेकंड की बात करता तो 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में, 5th सेकंड की बात कर रहा है तो 4 से 5 सेकंड के बीच में। और जब इन 5 सेकंड की बात करेगा, इन 5 सेकंड, तो 0 से लेकर 5 सेकंड पूरा पूरा इंक्लूड करोगे आप, तो 0 से 5 सेकंड तक 75 मीटर और सिर्फ 5th सेकंड पे 25 मीटर। तो ये सर डिफरेंस है बेटा, इसको आपको समझना होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। बाकी लोगों ने जो गलतियां की हैं बेटा, वो अपनी गलतियों को देख लो, सुधार लो। हाँ बेटा बोलो। सर यहाँ पर जब में सर 5/2 + 5/2 लिखा है सर, यहाँ हाँ, पर डिनोमिनेटर सेम करके सर न्यूमरेटर प्लस भी तो कर सकते हैं। अरे बिल्कुल कर सकते हैं यार, ये तो मैथमेटिक्स की बात है, आप इसको ऐसे लिख लो, 5 + 35 का कितना हो जाएगा, 65 by Yes, 2, 70/2 आ गया 35। ये तो मैथमेटिक्स है, आप कैसे भी सॉल्व कर लो, तो आपकी मर्जी। यस सर। देखो हमारा मेन कंसेप्ट अभी फिजिक्स सीखने का है, तो ये सीखना है फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। कैलकुलेशन को आप जिस मेथड से चाहो वैसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा उससे, ठीक है, क्लियर। Yes, sir. चलिए ओके, तो आपको लगभग लगभग चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होंगी, किस सिचुएशन में कैसे आपको हैंडल करना है, आपको चीजें समझ में आ रही है, अच्छी बात है। अब ये धीरे 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 आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना, आप और अच्छे से क्वेश्चन करने लग जाओगे और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने लग जाओगे। तो ये तो होगी बेटा इतनी सी बातें, कुछ क्वेश्चंस की, कुछ बेसिक क्वेश्चंस की जो हमने पिछली क्लास में फॉर्मूले पढ़े थे उनके बेसिस पर, ठीक है। अब ऐसे ही आपके पास होगा असाइनमेंट, शायद आपको मिला हुआ है काइनेमेटिक्स का, मिला है ना असाइनमेंट। तो आपने ग्रुप में डाला है? हाँ बेटा, असाइनमेंट ग्रुप में डाली है? ग्रुप में योगी सर ने मैंने नहीं डाली, जब आपको योगी सर पढ़ा रहे थे तो उस टाइम पे शायद उन्होंने दिया था, दिया है कि नहीं दिया है। दिया है। हाँ तो बस उसी में से आपको सॉल्व करते रहना है ना, जिसके पास अवेलेबल नहीं होगा वो पूछ लेना, मैं दे दूंगा उसको। वैसे आपको 11th क्लास है ना, स्टडी मटेरियल सेक्शन में मैं अपलोड कर दूंगा उसको। 9th क्लास मॉड्यूल दिया है सर, 9th क्लास मॉड्यूल, ये 9th क्लास का मॉड्यूल कहाँ से आ गया भाई, तू किस क्लास में, 9th में या 11th में शिवाज, ये 9th क्लास का मॉड्यूल किसने दिया तुमको।
बेटा कुछ ऐसा होगा एस्पायर का 11th का काइनेमेटिक्स के नाम से कुछ ऐसा मॉड्यूल होगा, वो दिया होगा आपको। सर योगी सर ने 9th क्लास का मॉड्यूल दिया। नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, 9th क्लास का कहाँ से हो सकता है, आपको गलत मिल गया होगा। रुको मैं आज शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है ना, आज शेयर कर दूंगा सर मैं। मैंने 9th क्लास का काइनेमेटिक्स से रिलेटेड कुछ काइनेमेटिक्स 9th क्लास का है, तो उसमें लिखा है 9th क्लास। यस सर, उसमें वो Yes, sir. एनएच सेटिंग वाला भी था। उन्होंने खुद बोला था पहले 9th का भेज रहा हूँ, अभी 11th का नहीं है। यस सर। ओके चलो ठीक है, Yes, कोई sir. बात ठीक है, कोई बात नहीं है बेटा, मैं भेजता हूँ आपको, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम लगेगा स्कैन करने में मुझे पूरा मॉड्यूल, क्योंकि मेरे पास स्कैनर नहीं है, बस स्कैन स्कैनर है। वैसे वो चाइनीज है तो उसको यूज नहीं करता मैं, एडोब स्कैनर है, उससे उससे मैं स्कैन करूंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं आपको भेजता हूँ। वेक्टर्स बेटा फर्स्ट बैच में आधा कंप्लीट है, एडिशन सब्ट्रैक्शन तक। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं पढ़ाया था, उसके बाद जो क्लासेस थी वो चेंज हो गई थी, तो कंप्लीट नहीं है उसमें भी। बट डोंट वरी, आपका मैंने बोला है ना, मैंने कमिटमेंट किया है, मैं कंप्लीट करवाऊंगा तो करवाऊंगा, टेंशन मत लो। आपको मैथमेटिक्स भी पूरा पढ़ाऊंगा और वेक्टर भी पूरा पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। टाइमिंग के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है आपको, बाकी करवाऊंगा जरूर, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं बेटा। यस सर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोशन अंडर ग्रेविटी। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पर क्या क्या बातें होंगी, कैसे कैसे बातें होंगी, क्या क्या कंडीशंस बनेंगी, वो सारी चीजें आप जरा ध्यान से देखना। मोशन अंडर ग्रेविटी, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे ना, उसमें हमने क्या पढ़ा कि कोई एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल किसी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है, या फिर कांस्टेंट रिटार्डेशन से मूव कर रहा है, मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अभी अगर हम बात करें मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है भाई, मोशन अंडर ग्रेविटी की अगर हम बात करें तो आप सबको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। मान लो अगर ये हमारा अर्थ सरफेस है और इस अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट ऊपर 100 मीटर 200 मीटर 10 किलोमीटर तक की भी बात कर ले अगर हम, तो यहाँ पर अगर आपने किसी एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, एम को रख दिया, तो ये अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है बेटा, बोलो करता है ना अट्रैक्ट, है ना। Yes, sir. अभी भी ऑब्जेक्ट वापस नीचे आता है, आप किसी चीज को ऊपर फेंको वो वापस नीचे आ जाता है, क्यों नीचे आ जाता है, क्योंकि हमारी अर्थ जो है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा तब भी अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, मतलब इसके सेंटर को ज्वाइन कर दो, अपनी सेंटर की तरफ हमेशा अट्रैक्ट करता है। मतलब अर्थ की ये क्वालिटी है, अर्थ की क्या बेटा, हर वो ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है उनकी ये क्वालिटी होती है, वो दूसरे मास को अपनी तरफ हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशन, ठीक है ना। वो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। तो मान लीजिए अर्थ का मास है, ये इसका छोटा सा मास हो गया एम बेटा, इसने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो जब इसने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो कितने फोर्स से अट्रैक्ट किया है, तो यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर लिखूंगा, शायद आपके लिए वो पहली बार हो, बट आगे आपके इसी क्लास में आएगा चैप्टर में। ये जितने फोर्स से अट्रैक्ट करता है बेटा, आपने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन शायद पढ़ा हो 9th में या 10th में कभी था, ठीक है। तो G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है, ऐसा करके G बाई r स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पर क्या है, ये अर्थ का रेडियस है और ये पार्टिकल की हाइट है, तो हम इसको लिख देंगे कितना, r प्लस h का होल स्क्वायर। इतने फोर्स से अर्थ क्या करता बेटा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता। मैं क्यों बता रहा हूँ इस चीज को, इसको अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारी अर्थ है, अर्थ ने अपने सरफेस से, अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट ऊपर कोई ये पार्टिकल पड़ा हुआ, तो उस पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, कितने फोर्स से, G अपॉन r प्लस h स्क्वायर। देखिए ये अर्थ की जो रेडियस होती है बेटा, ये होती है 6400 किलोमीटर, ये अर्थ की रेडियस है, एवरेज रेडियस है, मतलब अगर हम अर्थ को एक स्फीयर मानते हैं तो उसकी जो एवरेज रेडियस आती है बेटा 6400 किलोमीटर आती है। वैसे तो पोल के क्रॉस उसका रेडियस कम है और इक्वेटर के अराउंड उसका रेडियस ज्यादा है, बट एवरेज रेडियस अगर हमने 6400 किलोमीटर, अब ये 6400 किलोमीटर है और इसको आपने 100 मीटर ऊपर फेंक दिया, 200 मीटर ऊपर फेंक दिया, ऐसे फेंक दिया बेटा, तो इस 100 या 200 मीटर की 6400 किलोमीटर के सामने क्या औकात है, कोई औकात नहीं। मतलब क्या करोगे, यहाँ से r को बाहर ले लेते हैं, इसके डिनोमिनेटर से इसको बाहर ले लेते हैं बेटा, G अपॉन r स्क्वायर, इसको बाहर ले लिया बेटा, ठीक है ना, r स्क्वायर बाहर आ गया और अंदर बच गया 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर। इतना कर सकते बेटा, है ना, इतना कर सकते हैं। अभी ये हम आगे आपको, अब देखो बाइनोमियल तो मैंने शायद आपको पढ़ाया है, बाइनोमियल का लेक्चर लिया आपने, याद है, Yes, याद है भैया? sir. Yes, हाँ sir. हाँ बिल्कुल।
तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो हमारी हाइट है ये रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ही छोटी है, बस इसको छोड़ दो, नेग्लेक्ट कर दो, इसका कोई काम नहीं है। कितने फोर्स अट्रैक्ट किया इसने बेटा, Gmm अपॉन r स्क्वायर। सो दिस इज द फोर्स। ये वो फोर्स है जिस फोर्स से कोई अर्थ जो होती है किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अगर वो ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से कुछ एक हाइट पर, कुछ एक हाइट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है ना, अगर हम इसका G कैपिटल M और R स्क्वायर अलग कर ले, स्मॉल m को अलग कर ले बेटा, तो दिस पोर्शन, या ऐसे नहीं, हम ऐसे लिख देते, चलो ऐसे लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया F अपॉन स्मॉल m, F अपॉन स्मॉल m लिख दिया, कितना आ गया बेटा, Gm बाई R स्क्वायर। ये जो F अपॉन स्मॉल m लिखा है ये क्या है बेटा, एक्सेलरेशन है। ये जो F अपॉन स्मॉल m लिखा है ये क्या है, फोर्स अपॉन मास क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन होता है, आप सबने पढ़ा ना, F इक्वल्स टू ma यस सर। h पर। So this is the acceleration। तो माइक म्यूट हो गया। तो इस स्मॉल m को आपने जो भी एक्सेलरेशन दिया, जो भी एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया आपने नहीं, मतलब अर्थ ने, तो वो एक्सेलरेशन कुछ आया बेटा कितना, कैपिटल का G m अपॉन r स्क्वायर। कैपिटल G कांस्टेंट, m is the mass of earth constant, r is the radius of earth that is also constant, this whole value is written as small g। इसी पूरी वैल्यू को हम स्मॉल g से लिखते हैं बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका जो नियर अबाउट वैल्यू आता है वो आता है बेटा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब इस पूरे सिनारियो से क्या समझ में आ रहा है आपको, इस पूरे सिनारियो से आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर अर्थ के सरफेस से कुछ एक हाइट 100-200 मीटर या 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक भी मान सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया, प्रोजेक्ट किया है, तो इन दैट केस द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द अर्थ इन दैट ऑब्जेक्ट, acceleration produced by the earth in that object will remain same 9.8 meter per second square। क्योंकि बेटा ये केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, कैपिटल G पे डिपेंड कर रहा है, अर्थ के मास पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे, और सब कुछ कांस्टेंट है। और अगर सब कुछ कांस्टेंट है तो G की वैल्यू क्या होगी बेटा, सेम रहेगी। मतलब अर्थ के सरफेस से कुछ एक हाइट ऊपर तक जाओगे G की वैल्यू सेम रहेगी, और अर्थ हमेशा उसको कहां खींचेगा, अपनी तरफ, अपने सेंटर की तरफ हमेशा उसको अट्रैक्ट करता रहेगा। ठीक है, बात आई समझ में? यस ठीक है। सो बस ये सारे सिनारियों के साथ साथ ये जो छोटी सी बात यहाँ पर लिखी थी इसको भी ध्यान में रखना आपने, कि जब हाइट बहुत कम होगी रेडियस से ना, तभी ये सब सिचुएशन वैलिड है बेटा। जब हाइट बहुत ही कम होगी रेडियस से, व्हेन h will be much less than radius, तभी ये सिचुएशन वैलिड होगी, तभी चीज जो है वो हर हाइट के लिए सेम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और अभी हम काइनेमेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो काइनेमेटिक्स आपसे बोला जाएगा कि एक पत्थर उठा के फेंको, कितना फेंक लोगे भाई, 100 मीटर तो आप फेंक ही नहीं पाओगे, इतनी तो आपकी खाना ही नहीं खाते होगे इतना, है ना। तो इसलिए काइनेमेटिक्स में जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करेंगे, तो नाउ द ऑब्जेक्ट व्हिच यू आर सर जी की वैल्यू कब पॉजिटिव होगी और कब नेगेटिव, वेट बेटा थोड़ी देर में समझाता हूँ। वैसे स्मॉल जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, ठीक है, हमेशा नेगेटिव होती है, थोड़ी देर में समझाता हूँ। Sir, it means that if a particle crosses the radius of the area of gravitation of Earth, then speed of particle increases that it experience no forces। बेटा देखो, आपने इसमें कई सारे पॉइंट कॉन्ट्रडिक्शन में लिखे हुए हैं। कॉन्ट्रडिक्शन में कैसे, किसी पार्टिकल पर अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, अगर किसी पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो क्या उसकी स्पीड बढ़ सकती है? पहला क्वेश्चन, जो आपका लास्ट स्टेटमेंट है, आपने लिखा है हाँ बेटा कैपिटल एम स्मॉल एम बता रहा हूँ, एक सेकंड, नहीं बढ़ सकती ना। आपने लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखा, आपने लिखा देन स्पीड ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस एट इट एक्सपीरियंस नो फोर्स। तो पहले तो आपने लास्ट स्टेटमेंट को गलत लिख दिया भाई, अगर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो पार्टिकल की स्पीड ना तो बढ़ेगी ना तो कम होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलेगा। और स्पेस में आपने हमेशा ऐसा देखा होगा, जो भी आपने कुछ मूवीज वगैरह हॉलीवुड की देखते होगे, स्टेलर वगैरह जो देखी आपने, उसमें भी देखा होगा, कोई अगर अपनी स्पेसशिप से बाहर जाता है तो जितनी वेलोसिटी से जा रहा है उसी उतनी वेलोसिटी से लाइन में चला जाता है। इवन अगर आपने द मार्शियन देखा हो तो उसमें उसने एक सूट तैयार किया होता है, गैस भर करके गैस को बाहर निकालता है, यस सर, जो अपनी डायरेक्शन को बदलता है, आयरन मैन की तरह। हाँ बेटा, नहीं देखा है? एक मूवी है द मार्शियन, हॉलीवुड की मूवी है, वो बंदा मार्स पे जाकर के फंस जाता है अकेला, तो उसका रेस्क्यू करने के लिए कुछ लोग जाते हैं, तो उसको स्पेस में अपनी स्पेस शिप तक पहुंचना होता है, बट बिकॉज देयर वर नो एनी फोर्स एक्टिंग ऑन देम,
उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा था बेटा, उसको अपना डायरेक्शन बदलना है तो भी फोर्स लगाना है, न्यूटन ने यही तो समझाया था। हाँ देखिए ना, बिल्कुल। तो न्यूटन ने यही तो समझाया था बेटा हमको कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को स्पीड अप करना चाहते हो तो फोर्स लगाना पड़ेगा, स्पीड डाउन करना चाहते हो तो फोर्स लगाना पड़ेगा, डायरेक्शन बदलना चाहते हो तो भी फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जब तक फोर्स नहीं लगेगा बेटा तब तक ना तो वेलोसिटी बदलेगी ना स्पीड बदलेगी। आई हैव स्कूल क्लास फ्रॉम 1 PM। कितना टाइम हो गया बेटा? हाँ बिल्कुल, लॉ ऑफ इनर्शिया पर थोड़ी देर में छोड़ रहा हूँ, 11 थोड़ी देर में छोड़ रहा हूँ। तो ये हो गया बेटा जो मैं आपको बता रहा था। उसमें उसने क्या किया था, एक अपना सूट तैयार किया, उसके अंदर उसने गैस भर लिया ना, हवा भर ली बहुत ढेर सारी मार्स के सरफेस पर, फिर स्पेस में आता है, फिर उसमें हल्का सा होल करके रखता है, मुट्ठी बंद करके रखता है, फिर जिधर को मुट्ठी खोलता है एयर बाहर निकलती है। तो बेटा जब कोई फोर्स नहीं लगता है तो मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व रहता है। जब कोई फोर्स नहीं लगता तो मोमेंटम क्या होता है बेटा, कंजर्व रहता है। तो अगर हवा वहां से निकली कुछ वेलोसिटी से, मतलब मोमेंटम बदला, तो जब हवा की मोमेंटम बदला तो इसका भी मोमेंटम बदलेगा उतना ही अपोजिट डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इस साइंस का यूज करके वो आसानी से अपने स्पेस तक पहुंचता है। तो आप यहाँ पर जो फिजिक्स में पढ़ रहे हो ना, हॉलीवुड की जो साइंटिफिक मूवीज होती है उसमें आपको सारी चीजें एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, पहली बात। दूसरा भी किसी ने ये पूछा था, आई मीन हाँ कुछ अभी आपने बोला यहाँ पर, हाँ एक ने पूछा था कोई कैपिटल एम और स्मॉल एम की बात ना, हाँ शक बेटा कैपिटल मींस द मास ऑफ अर्थ, कैपिटल एम क्या है, अर्थ का मास है, और स्मॉल एम उस पत्थर का मास है जिसको आपने फेंका है, ठीक है ना, मतलब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का मास, ठीक है। और आई मीन ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट एक्सपीरियंस, मतलब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स तो इन्फिनिटी तक एक्सपीरियंस होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इन्फिनिटी तक लगता है, ठीक है ना। मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो केवल तब होगा जब उनके बीच की डिस्टेंस इनफाइनाइट हो, अगर इनफाइनाइट नहीं है तो जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन आपने ये बोला कि क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है इसलिए उसकी स्पीड नहीं बदलेगी, तो ये तो रॉन्ग कांसेप्ट है, क्योंकि आप इतना इनफाइनाइट डिस्टेंस पर तो भेजे नहीं हो। बस क्या होगा ना, जब ये h कंपेरेबल नियरली इक्वल टू r हो जाएगा या h ग्रेटर देन रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा, तब आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा बेटा, तब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। मतलब ये जो स्मॉल g की वैल्यू है ना, ये वेरी करने लगेगी, h पे डिपेंड करेगा। अभी h पे डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा है क्योंकि हाइट कम है, तो ये h पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा हाइट पर जाओगे तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड वीक होती जाती है, तो g की वैल्यू कम होती जाती है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस आता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। मैं जब ग्रेविटेशन का डिस्कशन करूंगा तो वहां पर इसको डिटेल में समझाऊंगा। फॉर द हाइट ग्रेटर देन द रेडियस, मच ग्रेटर देन द रेडियस या कंपैरेबल विद द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। अभी मेरा मोटो सिर्फ इतना आपको समझाना था कि अगर आप अर्थ के सरफेस से कुछ एक हाइट पर, थोड़ी सी हाइट पर आपने किसी ऑब्जेक्ट को देखा, तो उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है जो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ बढ़ता है, एंड इट इज ऑलवेज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, हमने ये जो काइनेमेटिक्स पढ़ा है ना, मतलब मोशन का डिस्कशन करेंगे, इस पार्टिकल का मोशन ये कैसे मूव करेगा इसके इफेक्ट में, जी के इफेक्ट में, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के इफेक्ट में इसका मोशन कैसे होगा उसका डिस्कशन करना है, ठीक है ना। बाकी और डिटेल में तो बातें बहुत सारी हैं, वी विल डिस्कस इट इन डिटेल जब हमारा वो चैप्टर आएगा तब। मैं केवल इतना समझाना चाहता था कि छोटी सी हाइट के लिए जी कांस्टेंट रहता है और इसी जी की वजह से कैसे मोशन होगा वो मैं डिस्कस करना है, ठीक है। चलो बेटा, तो टाइम हो रखा है अगर, तो एक काम करते हैं, द ऑब्जेक्ट विल आल्सो अट्रैक्ट अर्थ। हाँ बेटा बिल्कुल, ऑब्जेक्ट अर्थ को भी अट्रैक्ट करेगा उतने ही फोर्स से जितने फोर्स से अर्थ ने उसको अट्रैक्ट किया, ठीक है ना, उतने ही फोर्स से करेगा बेटा, क्योंकि आपने न्यूटन का थर्ड लॉ भी पढ़ा है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, पढ़ा है ना, यस सर। इक्वल एंड अपोजिट। तो अगर मान लो इस अर्थ ने इसको खींचा अपनी तरफ 100 न्यूटन से, तो ये भी अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा 100 न्यूटन से, उतने ही फोर्स से वो उसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन हमारी अर्थ मूव नहीं करती, क्यों नहीं मूव करती बेटा, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ही ज्यादा होता है, अर्थ का मास बहुत ज्यादा होता है, और जब मास बहुत ज्यादा हो जाएगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, अपने आप नेग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। आई बात समझ में। अगर मैं बोलूं कि एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ बताओ तो आप बोलोगे 100 अपॉन कैपिटल एम, मैं बोलूं पार्टिकल का बताओ तो आप बोलोगे 100 अपॉन स्मॉल एम, यही बोलोगे ना। तो पार्टिकल का तो मास कम है तो इसका एक्सेलरेशन आपको दिख जाएगा, लेकिन अर्थ का मास बहुत ज्यादा है तो नेग्लिजिबल हो जाता है, नियरली इक्वल टू 0 हो जाता है। अर्थ का मास 10 टू द पावर 24 केजी के आसपास होता है बेटा, तो 1 के बाद 24 जीरो लगाओ तो दैट इज नेग्लिजिबल नियरली, राइट। फोर्स बराबर रखता है लेकिन एक्सेलरेशन बराबर प्रोड्यूस नहीं होता बिकॉज़ एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलो इसके काइनेमेटिक्स की बात हम लोग कल करेंगे, लेकिन आपको ये बात समझ में आ गई है कि आपको जब भी यहाँ पर डिस्कशन करना उसमें जी के इफेक्ट में कैसे ऑब्जेक्ट का मोशन होगा इसका डिस्कशन करना है, ठीक है।
ओके